देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है थोड़ा वीक है अन्य देशों के कंपैरिजन में। तो हम चाहते हैं कि एक नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल बन जाए जिसमें डिमांड और सप्लाई हर साल की एम्पिरिकल डेटा हो, ताकि आगे जो आने वाला है उसके लिए जो फोरकास्टिंग हो थोड़ा 9:15 से शुरू होगी एक के बाद एक धमाकेदार कॉल। 9:30 बजे मिलेगा 10:45 पर एसजीएक्स निफ्टी और कॉर्पोरेट रेडार में टाइप ये तमाम वो स्टॉक्स है जिस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। आरबीएल बैंक पिछले कुछ समय से पिट रहा है। इस कंपनी ने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट दिए हैं। कुल डिपॉजिट जो है उसमें गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 2.5% के आसपास की। साल दर साल हालांकि 10% बढ़े हैं, लेकिन पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे बड़ा डिक्लाइन जो है इस कंपनी के डिपॉजिट में देखने मिला। कासा रेशियो जो है 21.3% पे है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ भी गिरावट देखने मिली है। रिटेल डिपॉजिट शेयर जो है 37.8% पे आ गया है, 41.6% से गिर के। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, स्टॉक पे दिख भी रहा था, आज भी शायद दिख सकती है। एवेन्यू सुपरमार्ट ने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है, जहाँ पे Q3 में आय जो है उसमें करीब 22% की साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। कुल स्टोर्स जो है वो 263 पे है। एनएमडीसी दिसंबर में आयरन ओर की बिक्री जो है उसमें करीब 4% के आसपास की साल दर साल गिरावट देखने मिली है और उत्पादन में 2.3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कोल इंडिया दिसंबर का बिजनेस अपडेट इन्होंने भी दिया है। 3.3% के आसपास उत्पादन में यहाँ बढ़ोतरी देखी गई है। एपीएल अपोलो इस कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। Q3 FY20 में करीब 4,02,730 टन की बिक्री वॉल्यूम जो है तिमाही में आधार पर गिरावट के कारण बताया गया है। कहीं ना कहीं स्टील की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है, उसमें कहीं ना कहीं डी स्टॉकिंग जो है वो हुई है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र बेस या फिर मुंबई बेस खासकर जितने रियल एस्टेट कंपनी है जैसे कि कोल्टे पाटिल, अजमेरा, ओबेरॉय जितनी है सबको अपने नजर पे रखेगा। और खासकर जो छोटी कंपनियां हैं वो, क्योंकि मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक का जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब नहीं लगने वाला है और उससे करीब करीब माना जा रहा है 16 लाख फैमिलीज को फायदा होगा। और सबसे आखिरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि आईओसी और एचपीसीएल पे खासकर नजर रखेगा, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जो है वो घटाई गई है 102 रुपये के आसपास की। पहले माना जा रहा था कि ये बढ़ेगी, तो घटाई गई है, ये एक अच्छी बात है। और घरेलू एलपीजी की कीमतें जो है, उसके अलावा एटीएफ की कीमतें जो है उसमें करीब 2.7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये दोनों खबरों के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपके नजर पर रहनी चाहिए। राइट, चलिए, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है और यहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनसे जुड़ी कुछ खबरें डेफिनेटली निकल कर आ रही हैं और उसी की पूरी डिटेल वरुण ने रखी आपके सामने। चलिए, ये तो बात की हमने स्टॉक्स एंड न्यूज की, लेकिन अब जान लेते हैं कि आज आपको किन ट्रेडिंग कॉल्स की मदद से कमाई का बेहतरीन मौका मिलेगा। तो चॉइस ब्रोकिंग की पहली रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। इन्फो एज में खरीद की रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आई है। स्टॉप लॉस हालांकि 5400 के पास लगाए और आपको 5900 का यहां पर टारगेट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली आनंद राठी सिक्योरिटीज की अगली रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। वो वेदांता पर खरीद की सलाह दे रहे हैं। यहां खरीदारी करके चलिए, टारगेट 360 का है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा 332 रुपए के पास। चलिए, तो मार्केट पर अब एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये हम आपके सामने पेश करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन शेयरों पर आज आप दाव लगाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। नए साल की सबसे पहले तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बताइए कि साल के पहले कारोबारी दिन बाजार में क्या एक्सपेक्टेशन है? नमस्कार नेहा जी, सबसे पहले तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सारी बिजनेस की टीम को और सारे व्यूअर्स को धन्यवाद। देखिए, बाजार में जो पिछले सप्ताह हमने एक्सपायरी देखी थी, काफी पॉजिटिव एक्सपायरी थी। उसके बाद में फ्राइडे के सेशन में एक बेहतरीन सेशन हमें देखने को मिला था, जहाँ पे पॉजिटिव एक्शन के चलते निफ्टी 17,300 के पार ट्रेड होता हुआ नजर आया। देखिए, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है, 16,400 पे एक बॉटम बना है, उसके बाद लगातार हम एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मेरा ये मानना है कि मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। 17,500 17,550 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए, गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। करंट लेवल पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 17,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहे हैं, लगातार पुट राइटर्स अपनी पोजीशन ऊपरी स्तरों पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 17,200 17,300 में हमें फ्रेश पुट राइटिंग फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली थी।
तो निफ्टी में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी 17,250 के स्टॉप लॉस से 17,500 के टारगेट के लिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए काफी समय से लगातार साबित हुआ है, एक अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है, लगभग 19% का फॉल हमने देखने के बाद में अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और अपने 200 डीएमए के हालांकि ये नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 35,700 के लेवल जैसे ही पार करेगा उसके ऊपर हमें 36,000, 36,500, 37,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं और हमारा ये मानना है कि जनवरी सीरीज में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। करंट लेवल पे 35,200 का स्टॉप लॉस होगा, 36,000 के टारगेट्स होंगे। ओके नीलेश जी, आपने ये बात तो निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड क्लियरली ये थॉट रेजोनेट करता हुआ दिख रहा है कि डिप्स पे खरीदारी बनती है, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक इंडाइसेस हैं या स्टॉक्स हैं जो आज आपकी नजर में, क्योंकि गिवन द फैक्ट हमने देखा कि शुक्रवार को अधिकतर इंडाइसेस मजबूती लेकर ही बंद हुए हैं। बिल्कुल न्याय जी, देखिए खरीदारी के ही मौके हम ढूंढ रहे हैं तो दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह की प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और पिछले 3 से 4 कंसेक्यूटिव सेशंस के हाई पार हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी 1765 के स्टॉप लॉस से 1860 के टारगेट्स के लिए। वहीं दूसरा जो काउंटर है वो है बर्जर पेंट। सारी पेंट स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। बर्जर पेंट ने भी अपने 200 डीएमए को पार किया है ऑन फ्राइडे के सेशन में। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे 755 के स्टॉप लॉस से 800 के टारगेट के लिए बर्जर पेन में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके तो कोटक बैंक बर्जर पेंट्स यहां पर खरीद की रिकमेंडेशन है। अच्छा नीलेश जी, हमने यूएसडी आईएनआर को देखा है कुछ समय से काफी तगड़ा मूवमेंट रुपए की तरफ से देखने को मिल रहा है। डॉलर में जिस तरह का हमने एक सपाट दायरे का ट्रेड देखा, उसका डेफिनेट फायदा रुपए को मिला है। रुपए में अब आपको यहां से कैसे रेंज दिखाई दे रही है? जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखी है, क्या ये बरकरार रहेगी नई साल में? बिल्कुल नेहा जी, देखिए हमारा ये मानना है कि जिस हिसाब से पिछले आप अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखें तो लगातार वहां पे रुपी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है और हमारा ये मानना है कि बिल्कुल ये बरकरार रहनी चाहिए। एक इमीडिएट टॉप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ से 74, 73.5 और 73 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो ब्रॉडर रेंज जो निकल के आ रही है वो अभी भी है कि 72 से लेके 75.5, ये एक ब्रॉडर रेंज हम कह सकते हैं जो रुपी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। राइट चलिए नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नए साल के पहले कारोबारी सत्र में और बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में एंड ऑफ कोर्स यूएसडी आईएनआर में किस प्रकार की रेंज हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए अब एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बतौर बोनस। आज सोमवार है, हफ्ते का साल का पहला कारोबारी दिन है, तो ये स्पेशल स्ट्रैटेजी हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आई है। ग्रासिम पर खरीद की सलाह है। टारगेट 1660 का और स्टॉप लॉस लगाइएगा 1602 के पास। चलिए ये तो बात हो गई स्टॉक मार्केट की, लेकिन कमोडिटी बाजार को कैसे हम भूल सकते हैं। पिछला जो साल रहा है वो काफी बेहतरीन साबित हुआ है कमोडिटी मार्केट के लिए। फिर चाहे आप एनर्जी ले ले, मेटल ले ले, पावर फ्यूल्स ले ले या फिर आप चुनिंदा एग्री कमोडिटीज की बात कर ले। हाँ, सोने चांदी के लिए हमने देखा है कि बड़ा ही अनचेंज सा दायरे का कारोबार साबित हुआ है, लेकिन ऑल इन ऑल हमने देखा है कि अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छा प्रदर्शन दिखा है। तो नए साल में कैसी एक्सपेक्टेशन है इस पर बात करने के लिए और रणनीति लेकर जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा। अमित जी गुड मॉर्निंग। नए साल की सबसे पहले तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अमित जरा बताइए कि कच्चे तेल में आप गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करके चले, क्योंकि काफी स्ट्रेंथ है। अभी भी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कल ओपेक की बैठक पर नजर रहने वाली है। जी गुड मॉर्निंग और आपको आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। कच्चा तेल ये साल का ऑलमोस्ट एक हाईलाइट रहा था बेस मेटल्स के साथ में, और मुझे लगता है कि 2022 का भी एक टॉपिक रह सकता है। तो उसके चलते मैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में ही तेजी की सलाह देना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म बेसिस तो हम जो करंट लेवल्स है उससे थोड़ा बहुत लगभग 1% नीचे बाय कर सकते हैं 5,580 पे, और करीबन 5700 का टारगेट लिया जा सकता है। और लॉन्गर टर्म हो सकता है या मीडियम टर्म आप 6400 के जो रिसेंट हाइज देखे गए थे 3 महीने पहले वो दोबारा देखने मिल सकते हैं।
तो जो मोमेंटम है वो अपसाइड का ही रहेगा। फिलहाल दायरे का कारोबार है, लेकिन इवेंचुअली 6400 कच्चा तेल एमसीएक्स पर दिखा सकता है। सोने और चांदी में हमने देखा है कि बड़े एक दायरे का कारोबार देखने को मिला। जो हाईज हमने साल की शुरुआत में बनते हुए देखे, या रादर पिछले साल बनते हुए देखे थे, उसके बाद से मार्केट उन स्तरों को होल्ड नहीं कर सका। आप जरा बताइए कि सोने चांदी में कहां मौके नजर आ रहे हैं? जी देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स है। जहाँ पर इन्फ्लेशन निचले स्तरों पे गोल्ड को सपोर्ट कर रही है, वहीं पर क्योंकि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बात हो रही है, 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स डिस्काउंट हो रही है, तो वो एक कैप लगा रही हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि 1780 से $1750 स्पॉट में सोने के लिए एक बढ़िया सपोर्ट जोन बन चुका है और टिप्स पर बाइंग की सलाह होगी। इंट्राडे बेसिस 1805 से $1810 यानी डोमेस्टिक मार्केट्स में 47,900 के करीब मिलता है, तो बाइंग की सलाह होगी। और सिमिलरली चांदी में 62,400 के करीब बाई कर सकते हैं, 63,400 के लक्ष्य। मेटल्स के लिए भी आप क्या खरीद की रिकमेंडेशन देंगे, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि एल्यूमिनियम, कॉपर की तरफ से अच्छा प्रदर्शन दिखा। आयरन और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में, चाइना के मार्केट में ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, तो मेटल्स में कहाँ मौके दिख रहे हैं? जी एक्चुअली निकल पिछले 2 महीनों से काफ़ी स्टेडी बिहेवियर दिखा रहा है। 1500 रुपये के आसपास स्टेडी है और हमें लगता है कि निकल से वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स रह सकता है। इमीडिएट तौर पे 1610 और थोड़ा लंबा नजरिया लेंगे तो 1670 तक के लेवल लेके जा सकते हैं निकल में। वेल अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के मार्केट में और आने वाले सत्रों में कमोडिटी मार्केट में कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।
प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला डायबिटिक केयर, ब्लड शुगर लेवल और वजन को नियंत्रित रखने वाला न्यूट्रास्यूटिकल। प्रायोजक मैदा, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। इंडिया के बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स। सर्च agrwalpackers.in, द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स DRS ग्रुप, और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। सिंगापुर निफ्टी 17,450 के पास सपाट, डाउ फ्यूचर्स करीब 150 अंक ऊपर। जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बाजार आज बंद। मारुति, टाटा मोटर्स और आयशा मोटर्स की दिसंबर बिक्री अनुमान से बेहतर, लेकिन हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स ने बेची अनुमान से कम गाड़ियां। M&M और एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर बिक्री भी कमजोर। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन नवंबर के मुकाबले 1.25% घटकर 1,29,000 करोड़ रुपए रहा। पंद्रह से 18 साल के बच्चों को आज से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। अब तक करीब 7 लाख बच्चों का हुआ रजिस्ट्रेशन। कल देश में आए कोरोना के 27,500 नए मामले। न्यूज पर व्यूज में सुबह 10:35 पर नज़ारा टेक्नोलॉजीज के टॉप मैनेजमेंट से नए साल के आउटलुक पर होगी बात। और कॉर्पोरेट रडार में दोपहर 12 बजे मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से दिसंबर बिक्री और आगे के आउटलुक पर करेंगे चर्चा। ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले एक बार आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आशीष, आपको भी। कैसा रहा 31? देखिए, काफी बढ़िया रहा और इससे जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स भी सुने हैं ना। अच्छा। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सही बात है। आशीष ने जो भर भर के ऑर्डर किए थे ना 31 को, उसका इम्पैक्ट आज आपको जोमेटो और बाकी देवयानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स पे देखने स्टॉक्स मिला। के नाम अभी बता दिया आपने। अरे जग जाहिर चीज है ये तो। जो लगातार ट्वीट्स आ रहे थे कंपनियों के तरफ से, हाँ। उससे साफ पता चल गया कि मंडे को क्या होने वाला है। और आशीष देखिए, एक डर ये था कि अब रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, क्या होगा इन कंपनियों का, क्या नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, लोगों ने खाना पीना तो छोड़ा नहीं। रिस्ट्रिक्शंस लगे, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगे, ये आपको समझना होगा। और हम क्यूज देखना शुरू करेंगे तो उसके पहले एक बार आशीष, ये जो बढ़ते कोरोना के इंडिया में मामले हैं ना, ये सबसे बड़ा ट्रिगर है आज के लिए अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि 8,000 के आसपास मुंबई में आ गए, 12,000 महाराष्ट्र में आ रहे हैं, 27,000-28,000 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो ये एक डर का माहौल जरूर लेके आ रहा है कि हाँ, नो डाउट हो सकता है कि थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगे, लेकिन मुझे लगता है आशीष, रिस्ट्रिक्शंस है ना सिर्फ उन्हीं जगहों पे लगेंगे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि सिनेमा घर हो गए, मॉल्स हो गए, ये कुछ जगह लॉकडाउन की फिलहाल ऐसे कोई स्थिति लग नहीं रही। रिस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। तो रिस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन मेरे ख्याल से होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। तो रिस्ट्रिक्शंस के चलते कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मूड माहौल बिगाड़ेंगे। अच्छा, और ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो वरुण, वहाँ पर कैसा इंडिकेशन है? ग्लोबल तो देखिए ठीक ठाक है। सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी जब शुरू हुआ था, अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 20-30 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। अब अगर आप देखेंगे तो 20-30 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। हालांकि मेरे ख्याल से उन लेवल से फिर से फिसल गया, तो ये वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा भरोसा हमें करना नहीं चाहिए ओवरनाइट। बाकी तो मार्केट्स काफी सारे बंद है, भले वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, काफी सारे मार्केट्स बंद है। सुबह सुबह अगर आप एशिया से देखेंगे तो कुछ हद तक मिले जुले क्यूज देखने मिल रहे हैं। कॉस्पी मेरे ख्याल से हरे निशान में कारोबार कर रहा था। हाँ। बाकी जो मार्केट्स चालू है वो काम कर रहे हैं, जो बंद है वो बंद है, और जो चालू है उसमें थोड़ा बहुत मिक्स रुझान देखने मिल रहा है। यूएस के मार्केट्स, वहां भी पिछला साल अगर आप देखेंगे तो लगातार हाईज पे हाईज देखने मिले, ये एक बहुत अच्छी बात है। S&P ने करीब करीब मेरे ख्याल से 70 हाईज बनाए हैं, तो वो एक अच्छा ट्रिगर है। और हमने देखा था, हमने लिंक भी किया था कि हाईज का सिलसिला जो है वो करीब 12-14 साल तक चलता रहता है, और अभी तक 7-8 साल ही हुए S&P को लगातार हाई बनाने के लिए। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स देखिए, यहाँ भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो ग्लोबल संकेत मुझे इतने खराब नहीं लग रहे, लोकल संकेत थोड़े डराने वाले हैं। वो एक दिक्कत की बात है, जो ओमिक्रॉन या फिर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो वहाँ दिक्कत है। बिल्कुल। तो फिर कोई स्टॉक ऐसा चुना जहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए? एक दो है सेंटीमेंट के लिहाज से, वो भी मतलब फंडामेंटल वो भी मुझे वीक नहीं लगते। एक तो फंडामेंटल भी वीक लगता है, इसके लिए बेच दिया है।
और दूसरा फंडामेंटली वीक नहीं है, सेंटीमेंट के लिहाज से। चलिए, जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि एक कौन सा स्टॉक है जो सेंटिमेंटली और फंडामेंटली दोनों तौर पर बहुत कमजोर है। यहाँ पर आज बाजार की नजर रहेगी, लेकिन वरुण अब बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत कर लेते कैश के स्टॉक के साथ। बताइए क्या चुना है? शुरुआत करेंगे इस साल की सबसे बड़ी थीम रियल एस्टेट। ओके, वही होने वाली है और लगातार हम हमारे चैनल पे भी कहते गए हैं आपको कि रियल एस्टेट ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको फोकस करना है। और देखिए ओवर द वीकेंड जो महाराष्ट्र में अनाउंसमेंट आया कि 500 स्क्वायर फीट के जो घर है उन पे अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। नो डाउट आप कहेंगे कि हाँ 500 स्क्वायर फीट मतलब ऑलमोस्ट आप समझिए कि 1 BHK फ्लैट जो है उन पे नहीं लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बयान आया कि इसके चलते करीब 16 लाख फैमिलीज जो है उनको फायदा होगा। तो जिनको होगा उनको तो होगा, लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट जो बनाते हैं ना उनको भी बड़ा फायदा होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप काफ़ी सारी कंपनियां ऐसे देखें जो 500 स्क्वायर फीट के आसपास के घर बनाएंगी। हाँ। जो नए कंस्ट्रक्शन है उसमें तो फायदा होगा, साथ ही साथ आशीष एक बात याद रखिएगा, रीडेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो महाराष्ट्र में होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं ना उनमें जो फ्लैट्स होते हैं वो खासकर 2 BHK भी होते हैं, 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन उसके कम वाले भी काफ़ी सारे होते हैं। इसके चलते जितने मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां हैं वहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि मुंबई में रेट जो है उनको वेव ऑफ किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स को मुंबई में। तो इसके लिए कोल्टे पाटिल ये वो स्टॉक है जहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 315 के लक्ष्य के लिए 298 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, खासकर जो बड़े बिल्डर्स होते हैं ना वो 2 BHK या फिर जो प्रीमियम हाउसिंग रहते हैं वो बनाते हैं। बराबर, कोल्टे पाटिल भी बनाता है प्रीमियम हाउसिंग, ऐसा नहीं है, लेकिन कोल्टे पाटिल हो गया, अजमेरा हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं ना जिनका फोकस थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा होता है 500 स्क्वायर फीट के आसपास के घर का। इसके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। मुंबई बेस्ड जितने भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं वहाँ पे आप नजर रखिएगा, एक्शन जरूर देखने मिलेगा। तो आशीष, मेरा तो कोल्टे पाटिल है, आपका? देखिए, मैंने प्योरली टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक चुना है, वेरॉक इंजीनियरिंग। वैसे तो रियलिटी स्पेस मुझे भी बहुत पसंद आता है काफ़ी बार। इनफैक्ट वरुण, जितने भी स्टॉक की चर्चा आपने की सब हमारी लिस्ट में कभी ना कभी तो शामिल हुए हैं। फंडा हो, इन्वेस्टिंग हो, टेक्निक हो, हर लिहाज से हमने आपको स्टॉक्स बताया और बढ़िया तेजी भी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। वेरॉक इंजीनियरिंग जिस प्रकार का स्ट्रक्चर फिलहाल डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ किसी भी दिन बड़ा जो है वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट जो है यहाँ पर आपको चार्ट्स पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में स्टॉक में बड़ी अपसाइड की उम्मीद है। करीब 30 रुपए तक की अपसाइड जो है करंट मार्केट प्राइस से मैं देख रहा हूँ, यानी 332 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 360 362 तक के स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सेफर साइड आपको 321 रुपए का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट ये जो पूरा जो स्पेस है ये भी काफी बजेंगे और यहाँ पर लगातार जो है खरीदारी जो है फंड्स की तरफ से देखने को मिलती है। वेरॉक इंजीनियरिंग मेरी तरफ से जो है कैश का स्टॉक होगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं वरुण, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना टाटा मोटर्स। फिलहाल अगर आप देखें तो 4 व्हीलर स्पेस में टाटा मोटर्स से स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। सेंटिमेंट्स अगर आप देखें, बिक्री के लिहाज से अगर आप देखें तो बिक्री इनकी आई है दिसंबर महीने की अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिली है और काफी बढ़िया। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि बहुत सारे सेगमेंट्स में इन्होंने हुंडई को जो है ओवरटेक किया, बीट किया है। तो यहाँ पर तो निश्चित है कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। टेक्निकल्स भी सपोर्टिव और जिस प्रकार का मूड माहौल ये इसमें जो टर्न अराउंड हुआ है ना, काबिल तारीफ है। एंड आशीष, एक्चुअली चलिए ये तो नंबर्स है, और क्योंकि मारुति इतने साल से लगातार लीडर बना रहा है, इसके लिए आपको देखने मिलता है कि मारुति और टाटा दोनों का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट मारुति अभी भी आगे। लेकिन ऑन रोड अगर आप जाके देखेंगे ना तो अब मारुति से ज्यादा आपको टाटा की गाड़ियां दिखने लगी मुंबई में, और खासकर जो ईवी गाड़ियां हैं वो तो आपको सिर्फ टाटा की दिखती है। तो डेफिनेटली इन्होंने गजब कर दिया इस पूरे स्पेस में, खासकर पैसेंजर व्हीकल्स में, बसेस में, कमर्शियल व्हीकल्स में भी अगर आप देखेंगे ना तो आप जितनी भी बस जाके देख लीजिए आपको टाटा की ही देखने मिलेगी जो ईवी है। तो गजब की बात है, ये तो बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, बहुत बड़ा टर्न अराउंड, सीरियसली बहुत बड़ा। इन्होंने इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी और फाइनेंशियल्स में ये टर्न अराउंड आपको एक्चुअली में दिखेगा, दिखता है रोड पे। पहले जो डिजाइनिंग टाटा मोटर्स की हुआ करती थी, गाड़ी या तो आगे से इंडिका या पीछे से इंडिगो लगती थी, कुछ डिजाइन में बदलाव नहीं होता था, गाड़ियां बिकती नहीं थी, फ्लॉप हो जाती थी। काफी सारी प्रोडक्ट्स मुझे इनके याद है जो बिके नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से आप देखिए हैरियर है, नेक्सॉन है, क्या टर्न अराउंड, क्या बिक्री यहाँ पर देखने को मिली है। तो टाटा मोटर्स तो रुकेगा नहीं, खरीदा हुआ है तो बने रहिए, नहीं खरीदा है तो मौका है ट्रेडिंग का। 492 रुपए का लक्ष्य है, 475 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। डेफिनेटली टाटा मोटर्स एक बेहतरीन काउंटर है, मैंने भी टाटा की कंपनी ली, आगे बताऊंगा कौन सी ली है। लेकिन फिलहाल जो फ्यूचर में स्टॉक है, अच्छा ये वो बिकवाली का कॉल है जो कि टेक्निकली फंडामेंटली दोनों खराब है, और वो है आरबीएल बैंक। रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बिके जा रहा है, लगातार गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। आपने देखा कि मैनेजमेंट में जब से चेंज हुए हैं तब से अगर आप देखेंगे तो पहले दिन गिरा, दूसरे दिन संभला, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने मिल रही है। इस कंपनी ने अपने ऑपरेशनल अपडेट दिए हैं, कुल डिपॉजिट क्वार्टर वहाँ करीब 2.5% के आसपास की गिरावट हुई है, और 7 क्वार्टर में क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी गिरावट जो है इस कंपनी के डिपॉजिट्स में देखने मिली है। तो ये खराब बात है। कासा रेशियो जो है क्वार्टर 5.3% गिरा है,
गिर के 34.28% हो गया, पहले 34.37% था। रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर वहाँ भी करीब 11.3% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, अब तक की सबसे शार्प गिरावट है। इसके अलावा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है 146 पे आ गया है, पहले 164 साल दर साल था, 155 क्वार्टर था। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे, रिटेल डिपॉजिट शेयर देखिए 37.8 पे आ चुका है। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो आरबीएल बैंक के जो क्वार्टरली अपडेट है वो काफ़ी कमज़ोर है। सिर्फ एक ही चीज़ इस काउंटी को आज बचा सकती है और वो ये है कि ओवरसोल्ड है, काफ़ी गिर चुका है और लगातार गिरावट देखने मिल रही थी। तो वही एक चीज़ है जो कि बाउंस बैक दिला सकती है, नहीं तो मुझे लगता नहीं कोई हाल में बाउंस बैक देखने मिलेगा। क्वार्टरली अपडेट खराब है, इसके लिए आरबीएल बैंक के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। वरुण, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए स्टॉक इतना करेक्ट हो गया ना, तो काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे हैं, निवेशक ऐसे हैं जिनको ये बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे। आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, ओवरसोल्ड। इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ कि स्टॉक्स कभी भी कितने लंबे समय तक ओवरबॉट जोन में भी रह सकते हैं, और जो ओवरसोल्ड है वो लगातार ओवरसोल्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आरएसआई 20 पे आ गया तो अब स्टॉक को बढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इसकी फिलहाल स्थिति होगी एक फॉलिंग नाइफ की तरह, और नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। अगर आपने इसमें यहाँ पर बॉटम फिशिंग कर ली तो जब तक आपको पुख्ता संकेत देखने को ना मिले कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, तब तक तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग के लिहाज से तो स्टॉक को नजरिए से देखना ही नहीं है। इनफैक्ट सेल एंड रॉइस की जो स्ट्रैटेजी है वो अपनानी है। अच्छा, आरबीएल बैंक में एक लेवल में बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, वो है कोविड का लो। 127 पे चल रहा है ये फिलहाल। 101 रुपए 55 पैसे इसका कोविड का लो है। एंड वो बहुत डिसाइसिव होगा मेरे लिए। अगर वहां पे भी नीचे चला गया उसके तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा सा डर लगेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन 101.55 ये मैंने अपना फिगर जो है ध्यान में रखा। आरबीएल बैंक यहाँ पर बेचना ही है, खरीदने की सोचिएगा। डेफिनेटली। तो फंडामेंटल स्टोरी तो खराब है, टेक्निकल और भी खराब है, और हाँ ओवरसोल्ड है, फिर भी खरीदना नहीं है। चलिए अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, वो है ऑप्शन की कैटेगरी। और देखिए जिस तरह से ऑटो नंबर्स आ रहे हैं, खासकर कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स जो आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आपने आयशा मोटर्स में भी ये देखा, टाटा मोटर्स में भी ये देखा। अशोक लेलैंड के नंबर्स अभी तक आए नहीं है। मेरी उम्मीद है कि अशोक लेलैंड के भी जो कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स है वो काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। 125 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद के चल सकते हैं। 5 रुपये का टारगेट आपको रखना है, 3.5 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने पसंद किया है बर्जर पेंज को। प्योरली टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक मैंने चुना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, हालांकि थोड़ी सी ऊपरी तरफ से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन अगर आज बाजार का मूड माहौल जो है बढ़िया रहता है तो हो सकता है कि आपको जो है बढ़िया तेजी देखने को मिले। 770 की जो कॉल है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, लक्ष्य होगा 25 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाना है 15 रुपए 75 पैसे का। अच्छी तेजी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बर्जर पेंट्स यहाँ पर 770 की कॉल में खरीदारी करनी है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक में एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है वो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। और मैंने काफ़ी बार इस शो के दौरान चर्चा करके बताया आपको कि जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है तब आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक को पूरी तरीके से जो है बुल्स ड्राइव कर रहे हैं, और हर गिरावट पर यहाँ पर बड़ी खरीदारी है। चार्ज अप है बुल्स पूरी तरीके से, तभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आता है। और जिस प्रकार का ब्रेकआउट, क्योंकि लिमिटेड हिस्ट्री है, रिसेंट हिस्ट्री है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिस्टिंग बहुत पास की है, तो चार्ट हिस्ट्री कम है, लेकिन जितनी भी है यहाँ से एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई लेवल पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि करीब करीब जो है आपको 300-400 पॉइंटों की जो तेजी है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 2800 रुपए के लक्ष्य लिए एमटार टेक्नोलॉजी में खरीदारी करके चलेंगे। 2380 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। जब तक 2380 के ऊपर बना हुआ है तब तक टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग है। 2380 के नीचे फिसलता है तो एक बार रिव्यू करना होगा, लेकिन टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत शानदार है। 2800 रुपए के लक्ष्य लिए आप एमटार टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करेंगे। ओके, मेरे तरफ से टेक्नो फंडा पिक है आशीष। टेक्निकल तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आपने इस काउंटर के बताए थे, और वो है ऑटोमेटिव एक्सेल। यहाँ पे एक बेहतरीन टेक्निकल पिक जो ब्रेकआउट है वो देखने में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो है उसी तरह का पैटर्न जो है यहाँ भी देखने मिल रहा है। आप अगर चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वन वे रैली जो है निश्चित तौर से इस काउंटर में आई है, और एक रैली जो है वो अभी भी कंटिन्यू करेगी। मेरे ख्याल से जनवरी 2020 के आसपास स्टॉक जो है 400-500 रुपये के आसपास जा चुका था। वहाँ से एक बार हमने आपको 1100-1200 के लेवल पे भी बताया था कि खरीद लीजिए इस काउंटर को। 1500-1600 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। ऑलमोस्ट देखिए 50-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1600 के आसपास का हाई बनाया है, और टेक्निकली काफ़ी बेहतर लगता है ये काउंटर। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में काम करती है और एक्सेल्स बनाने का काम करती है। कंपनी भी कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, और कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स आपने देखे किस तरह से बेहतरीन देखे गए हैं। अशोक लेलैंड से करीब 40-45% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो इस कंपनी के आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बड़े अपमूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। इंट्राडे के लिए 1640 के आसपास का टारगेट आपको रखना है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए इस काउंटर को रखना चाहते हैं ना तो 1800-2000 के आसपास का लेवल जो है वो भी आपको एक काउंटर दिखा सकता है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा।
चलिए अगला काउंटर है फंडामेंटल, और फंडामेंटल काउंटर जो मुझे पसंद है वो है ग्रीव्स कॉटन का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ग्रीव्स मोबिलिटी ने दिसंबर में मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन सेल्स जो है वो की है। मुझे फिगर एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1000 या 10,000 के आसपास गाड़ी आ जाए। मेरे ख्याल से 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ग्रीव्स मोबिलिटी ने दिसंबर के महीने में बेची है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और इसके चलते आज इस काउंटर में आपको तेजी देखने मिल सकती है। 145 के टारगेट के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 135 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। चलिए फंडामेंटल तौर पर मुझे जो पसंद आ रहा है स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। और तर्क तो वरुण आपने शो की शुरुआत में बता दिया कि थीम रहेगी साल 2022 की, तो फोकस यहाँ से हटाना नहीं है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपको बताया पूरा कन्विक्शन है यहाँ पर, फंडामेंटल सपोर्टिव है। टेक्निकल्स भी यही इशारा कर देंगे इन स्टॉक में जो है कंटिन्यूस आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो अगले 3 महीने में आपको जो है यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी में बने रहना है। और मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी नहीं की तो ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सिर्फ 3 महीने का व्यू बनाकर चलना है। 860 रुपए के फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। 995 रुपए के लक्ष्य लिए 1000 रुपए तक की जो है अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पार हो गया तो और बड़ा ब्रेकआउट होगा, फिर हम अपने जो टारगेट प्राइस है रिवाइज भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल 3 महीने का व्यू है, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे और 995 के लक्ष्य के लिए आप रियल्टी दिग्गज ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी करनी होगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पिक, और यहाँ पर मैंने वो स्टॉक चुना है जो कई बार मैंने आपको रिकमेंड किया है। पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था और 2 दिन के अंदर 10% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं होंगे। 90 के आसपास बताया था, 100 के आसपास चल रहा है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर जो है करीब 30% तक की जो अपसाइड है अभी भी बची हुई है। मेटल स्पेस में अगर आप देखें तो थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन इनके फंडामेंटल्स बहुत ही इंटैक्ट है। अगर आप समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप हो रहा है, गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है, आप एफएमसीजी में अगर आप देखें तो कंजम्पशन काफी बढ़िया हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि एल्यूमिनियम का जो कंजम्पशन है इसमें भी आपको बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और नालको भारत में पूरी तरीके से जो है इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर और पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सस्ते वैल्यूएशन इसके लिए क्योंकि कंपनी सरकारी है, लेकिन फंडामेंटल्स और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो कंपनी की जानदार है। 100 रुपए का जो नालको अभी आपको फिलहाल मिल रहा है 5 से 6% की, तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी है, तो इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। 130 रुपए के लक्ष्य ले 1 साल का व्यू बनाकर आप स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए नालको ये वो एल्यूमिनियम प्लेयर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है, और जाहिर सी बात है पिछले ट्रेडिंग सेशन में हिंडाल्को में आपने देखा किस तरह की खरीदारी देखने मिली है, नालको में भी देखी गई है, आगे भी देखी जाएगी। चलिए मेरे तरफ से निवेश का जो काउंटर है वो है कैंप्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। लेकिन मैं आपसे लगातार कहता हूँ कि जो अच्छे फंडामेंटल वाले काउंटर्स हैं ना, जिनमें कोई तकलीफ नहीं और मार्केट की गिरावट के साथ जो गिरे हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं पोजीशन लेनी चाहिए, और कैंप्स भी उसमें से एक है। मेरे ख्याल से जो ऑल टाइम हाई है इसका वो करीब 4000 के आसपास का है, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो करीब 2500-2600 के आसपास काउंटर जो है ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों पहले कुछ घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी, और वहाँ पे अच्छा खासा अपमूव जो है उस रिपोर्ट के बाद देखने मिला है, और ऑलमोस्ट ये काउंटर जो है अब चलना शुरू हुआ है। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। और देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये कहीं ना कहीं केटर करता है, इसके लिए भी आपको खरीदारी करना है। 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल के लिए। 3200 के आसपास के लक्ष्य आपको 6 से 8 महीने में ये काउंटर दिखा सकता है। धीरे धीरे चलता है ये काउंटर, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो में रखने लायक काउंटर है, अच्छे फंडामेंटल है, सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, खरीदारी करके चलेगा इसमें। तो चलिए निवेश के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और आखिरी कैटेगरी माय चॉइस। जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।